सभी लोगों को नमस्कार। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीजीटी टीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आज जो हम सॉल्व कराने जा रहे हैं पीजीटी 2010 के क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसकी परीक्षा जो है 29 मई 2011 को कराई गई थी। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखते हैं 2010 में जो पीजीटी की परीक्षा हुई थी उसमें कौन कौन से क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया था। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है पूसा जय किसान कायकीय क्लोनीय या सोमा क्लोन है। ठीक है, आपको बताना है पूसा जो किसान है, किसान जो सरसों की किस्म है, ये बताना है कायकीय क्लोन किसकी है। बासमती धान का, भारतीय सरसों का, साइट्रोनेला जावा का या खेसारी का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि भारतीय सरसों का। ठीक है, पूसा जय किसान कायकीय क्लोन किसका है, भारतीय सरसों का। और इस किस्म में क्या होता है, तेल की मात्रा अधिक पाई जाती है। ठीक है, जो भी सरसों है बाकी सरसों की अपेक्षा ये जो किस्म है पूसा जय किसान, इसमें तेल की मात्रा अधिक पाई जाती है और यह मध्यम समय में पककर तैयार हो जाती है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है विनिमय यानी कि क्रॉसिंग आवर किस अवस्था में होता है। ठीक है, आपको बताना है विनिमय यानी कि क्रॉसिंग आवर किस अवस्था में होता है। पहला ऑप्शन है लेप्टोटीन, दूसरा है जाइगोटीन, तीसरा है पेचिटीन, चौथा ऑप्शन है डिप्लोटीन। इसमें से बताइए कि क्रॉसिंग आवर किस अवस्था में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि पेचिटीन अवस्था में। कौन सी अवस्था में, पेचिटीन अवस्था में होता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अगुणित, ठीक है, या नल्सोमिक्स किस प्रकार के युग्मज यानी कि गैमेट्स पैदा करते हैं। 2n+1, n-1, n+1-1। आपको बताना है अगुणित या नल्सोमिक्स किस प्रकार के युग्मज या गैमेट्स पैदा करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि n, सी वाला। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार देखा गया पीजीटी में रिपीट हुआ है और राजस्थान के जो पीजीटी है उसमें भी इस क्वेश्चन को देखा गया है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए इसके अलावा कुछ और भी बातें कर लेते हैं, देखते हैं। इससे रिलेटिव ये भी पूछा जाता है अगुणित युग्मकों की उत्पत्ति जिसे निषेचन के बाद द्विगुणन यानी कि 2n जाइगोट बनते हैं तथा स्पीसीजों में क्रोमोसोम की संख्या अचर रहती है। ठीक है, यानी कि अधिक मात्रा में रहती है, कोई निश्चित नहीं है कि कितने क्रोमोसोम हो सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सुप्रतिष्ठित गन्ने का वानस्पतिक नाम क्या है। आपको बताना है सुप्रतिष्ठित गन्ने का वानस्पतिक नाम क्या है। पहला ऑप्शन है सेकेरम ऑप्सिनेरम, दूसरा ऑप्शन है सेकेरम बारबेरी, तीसरा ऑप्शन है सेकेरम स्पेंडिनियस, चौथा ऑप्शन है सेकेरम साइनेंसिस। ठीक है, चारों में से बताइए कि सुप्रतिष्ठित गन्ने का वानस्पतिक नाम यानी कि बॉटनिकल नाम क्या है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेरम ऑप्सिनेरम। ये होता है सुप्रतिष्ठित गन्ने का बॉटनिकल नेम, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में और भी बातें कर लेते हैं, जैसे कि इसकी क्रोमोजोम की बात करें कि गन्ने के अंदर गुणसूत्र संख्या कितना होता है। तो गन्ने के अंदर गुणसूत्र संख्या होता है 2n=80 होता है। ठीक है, इस बात को भी याद रखेंगे। कभी कभी पूछ लेता है कि गन्ने में चीनी की मात्रा कितनी % पाई जाती है। तो गन्ने के अंदर चीनी की मात्रा 8% तक पाई जाती है। ठीक है, यही क्वेश्चन अगर घुमा कर पूछे कि गुड़ के अंदर चीनी की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो गुड़ के अंदर आपको ध्यान रखना है कि चीनी की मात्रा 10% पाई जाती है। ठीक है, इन सभी क्वेश्चनों को भी आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सफेद भृंगक यानी कि व्हाइट ग्रब का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है हेलिकोअर्पा आर्मीजेरा, दूसरा ऑप्शन है होलोट्रेकिया कॉन्सिगुनिया, तीसरा ऑप्शन है स्पोडोप्टेरा लाइटूरा, चौथा ऑप्शन है बमेसिया टेवेसी। ठीक है, आपको बताना है सफ़ेद भृंगक यानी कि व्हाइट ग्रब जो होते हैं उसका वैज्ञानिक नाम होता क्या है। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं पीजीटी के लिए।
तो देखते हैं इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, यानी कि सही आंसर क्या होगा हमारा। तो सही आंसर होगा होल्कोट्रेकिया कांसिगुनिया, ये हमारा इसका सफ़ेद भृंगक का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं हेलिकोअर्पा आर्मीजेरा, ये जो है पहला ऑप्शन, ये है चने की सूंडी। ठीक है, क्या है, चने की सूंडी का वैज्ञानिक नाम होता है ये हेलिकोअर्पा आर्मीजेरा। अब बात कर लेते हैं स्पेडोप्टेरा लाइटूरा, ये जो है ये कारब वर्ग के जो कीट होते हैं उसका वैज्ञानिक नाम होता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। बेमेसिया टेबेसी, इसके बारे में जानते ही हैं, किसका वैज्ञानिक नाम है, ये सफ़ेद मक्खी का। ठीक है, वाइट फ्लाई का ये वैज्ञानिक नाम हो जाएगा बेमेसिया टेबेसी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी हरी खाद है। ठीक है, आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में देख के बताना है कौन सी हरी खाद है। पहला ऑप्शन है अमोनियम सल्फेट, दूसरा दोस्तों यूरिया, तीसरा है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से बताना है कौन सी हरी खाद है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, इसको क्या कहा जाता है, हरी खाद कहा जाता है, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ और इसमें ध्यान देंगे कि हरी खाद सभी प्रकार की भूमियों में प्रयोग में लाया जा सकता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि हरी खाद को कौन सी भूमि में प्रयोग लाया जा सकता है। ठीक है, तो हरी खाद जो होती है सभी प्रकार की भूमियों में इसको लाया जा सकता है, क्योंकि यह कैसा होता है भाई, ये होता है उदासीन। ठीक है, किस प्रकार का होता है, ये हरी खाद उदासीन होता है। इस प्रकार की सभी प्रकार की भूमियों में इसको प्रयोग में लाया जा सकता है, और इसमें नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 25% होती है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, नाइट्रोजन की लगभग 25% नाइट्रोजन की मात्रा होती है। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन पूछ सकता है इससे रिलेटिव। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कौन से पोषक तत्वों का ग्रुप N2 स्थिरीकरण में भाग लेता है। ठीक है, ये पूछ रहा है कौन सा पोषक तत्व ग्रुप N2 नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेता है। पहला है PSM, PSMCO, PMOCO या इनमें से सभी। ठीक है, तो एक चीज़ बता दें, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, कोबाल्ट हो गया। ठीक है, ये सभी पोषक तत्व किसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेते हैं, ये आप याद रखिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इनमें से सभी, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि फास्फोरस भी भाग लेता है, सल्फर भी, मोलिब्डेनम भी। ठीक है, इसमें कोबाल्ट भी, मोलिब्डेनम, फास्फोरस सल्फर कोबाल्ट, यानी कि ये सभी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं नीचे दिए गए पोषक तत्वों में से प्राथमिक पोषक तत्व नहीं है। ठीक है, आपको बताना है कौन सा पोषक तत्व इसमें प्राथमिक पोषक तत्व नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन देख लेते हैं, नाइट्रोजन है, सल्फर है, पोटास है या फास्फोरस है। चारों में से बताइए कौन सा प्राथमिक पोषक तत्व नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सेकंड वाला, बी वाला। प्राथमिक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है और पोटास होता है। ठीक है, ये तीनों प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं। बाकी आपका सेकेंडरी में आपका आ जाएगा कैल्शियम हो जाएगा, ठीक है, मैग्नीशियम हो जाएगा और सल्फर हो जाएगा। ठीक है, ये तीन जो होते हैं ये सेकेंडरी में आपके आ जाएंगे और ये आपके आ जाएंगे प्राथमिक पोषक तत्व। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यानी कि सल्फर, बी वाला। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है पेलोफास खाद में P2O5 कितनी प्रतिशत मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, आपको बताना है पेलोफास खाद में P2O5 की मात्रा कितनी प्रतिशत पाई जाती है। पहला ऑप्शन है 12%, दूसरा है 11%, तीसरा ऑप्शन है 16%, चौथा ऑप्शन है 18%। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भाइयों करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि सी वाला। पेलोफास खाद में P2O5 की मात्रा यानी कि फास्फोरस की मात्रा कितनी पाई जाती है, 16% पाई जाती है। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, ये जो पेलोफास खाद है इसको सभी प्रकार की भूमियों में प्रयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, इस खाद का मृदा पर विषैला प्रभाव नहीं पड़ता है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, मृदा पर कोई विषैला प्रभाव इसका नहीं पड़ता है, सभी प्रकार की भूमियों में इसको प्रयोग में लाया जा सकता है। इसमें फास्फोरस की मात्रा 16% पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है गन्ने में
पहला झुलसा, ठीक है, या पहला ब्लाइट कह सकते हैं, किस पोषक तत्व की कमी से होता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है Zn की कमी के कारण, दूसरा है Mn की कमी के कारण, तीसरा ऑप्शन है Fe की कमी के कारण, चौथा है फास्फोरस की कमी के कारण। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गन्ने में जो पहला झुलसा या पहला ब्लाइट रोग लगता है वो मैग्नीज की कमी के कारण लगता है। ठीक है, किसकी कमी के कारण? मैग्नीज की कमी के कारण यह रोग लगता है। इसमें क्या होता है, इस तत्व की अगर कमी होती है तो गन्ने की पत्तियां जो होती हैं पीली पड़ जाती हैं। ठीक है, पीली पड़कर बाद में सूख जाती हैं, सूखने के बाद वो गिर जाती हैं। ये इसका प्रमुख लक्षण है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन अवयव है। ठीक है, किसका प्रोटीन है? अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन अवयव किसका है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है एक्टिन फिलामेंट्स का, दूसरा ऑप्शन है इंटरमीडिएट का, तीसरा ऑप्शन है सूक्ष्म ट्यूबुलस का, चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि इनमें से सभी, डी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण ठीक है। ठीक है, आपको बताना है कौन सा समीकरण ठीक है। पहला ऑप्शन है DPD बराबर OPTP, दूसरा है DPD बराबर OP भागे TP, तीसरा ऑप्शन DPD बराबर OP प्लस TP, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि फर्स्ट वाला DPD बराबर OP माइनस TP। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये समीकरण एकदम ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये सोशल साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, मृदा विज्ञान से लिया गया क्वेश्चन है ये। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है सेल का जीवित होना जरूरी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे फिर जाके आंसर देंगे। सेल का जीवित होना जरूरी नहीं है। पहला ऑप्शन है बिंदु श्रावण के लिए, तीसरा है वाष्पोत्सर्जन के लिए, तीसरा है वाष्पन के लिए, चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेल का जीवित होना जरूरी नहीं है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाष्पन के लिए, यानी कि सी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेल का जीवित होना जरूरी नहीं है क्योंकि वाष्पन की क्रिया पौधों के रंध्रों के माध्यम के बिना होती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे, क्योंकि वाष्पन की क्रिया जो होती है पौधों के रंध्रों के माध्यम के बिना होती है। और बिंदु स्राव की बात करें तो बिंदु स्राव के लिए सेल का जीवित होना आवश्यक होता है। ठीक है, बिंदु स्राव के लिए क्या होता है कि सेल का जीवित होना आवश्यक होता है। और वाष्पोत्सर्जन की बात कर लेते हैं। वाष्पोत्सर्जन सेल के माध्यम से होता है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन जो होता है किसके माध्यम से होता है? सेल के माध्यम से होता है। ये बातें आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कहता है। किस प्रकार के पौधों में रात्रि के समय रंध्र खुलते हैं? ठीक है, आपको बताना है किस प्रकार के पौधों में रात्रि के समय रंध्र खुलते हैं। पहला ऑप्शन है कैम पौधों में, दूसरा है C3 पौधों में, तीसरा ऑप्शन है C4 पौधों में, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि कैम पौधों में। पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैम्स पौधे जो होते हैं रंध्र रात को खुलते हैं, ये आप ये बात याद रखेंगे। ये पौधे अधिकतर रेगिस्तानी में उगते हैं, ये भी नोट कर लेंगे। और इन पौधों में अधिकतर आते हैं C4 में। कैंप प्लांट में कौन कौन से आएंगे? कैंप प्लांट में जैसे एक दो प्लांट्स आते हैं, ज़्यादातर नहीं आते हैं। और C3 में आप जानते हैं जैसे गेहूं हो गया, धान हो गया, मटर हो गया, ये सब C3 में आते हैं। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है पौधों में बिंदु स्राव या गुटेशन किसके द्वारा होता है? रंध्रों द्वारा, हाइड्राथोड्स द्वारा, या AB दोनों द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पौधों में बिंदु स्राव किसके कारण होता है? तो ये होता है हाइड्रायोड्स द्वारा होता है। ठीक है, हाइड्राथोड्स द्वारा होता है। तो ये B वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है सुखड़ी यानी कि हड्डी कमजोर रोग या इसको रिकेट्स डिजीज
किसकी कमी से होता है, ठीक है, आपको बताना है। चाहे सुखड़ी रोग कह सकते हैं, हड्डी कमजोर रोग कह सकते हैं, या रिकेट्स डिजीज कह सकते हैं। तो ये रोग बताना है किसके कारण होता है। पहला ऑप्शन है विटामिन सी के कारण, दूसरा विटामिन ए के कारण, तीसरा ऑप्शन है विटामिन डी के कारण, चौथा ऑप्शन है विटामिन ई के कारण। तो ये जो रोग होता है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि विटामिन डी के कारण, ठीक है। विटामिन डी के कारण क्या होता है, रिकेट्स हो जाता है, हड्डी कमज़ोर हो जाता है इस प्रकार के, या सुखड़ी रोग हो जाता है। और बात कर लेते हैं विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है, रतौंधी हो जाता है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और विटामिन ई की कमी के कारण क्या होता है, बांझपन हो जाता है, ठीक है, जिसको बांधिया रोग कहते हैं, ठीक है, बांधिया रोग या बांझपन रोग कहा जाता है, ठीक है। ये सब बातें आप याद रखेंगे। और चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है निम्नलिखित में से ग्लिसराइड कौन है। इसमें से आपको बताना है ग्लिसराइड कौन है, नारियल का तेल, मिट्टी का तेल, या प्रमुख तेल, या केटेचोल, ठीक है, इन चारों में से बताइए ग्लिसराइड कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नारियल का तेल। नारियल का तेल जो होता है ये ग्लिसराइड होता है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है दुग्ध शर्करा है, ठीक है, फ्रुक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज या सुक्रोज, इन चारों में से बताइए दुग्ध शर्करा कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिल्क शर्करा जो होती है, शुगर होती है, ये लैक्टोज होती है, ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रुक्टोज की बात करें तो फ्रुक्टोज जितने भी फल होते हैं, फलों में जो शर्करा पाई जाती है वो फ्रुक्टोज कहलाती है, ठीक है। और सुक्रोज की बात कर लेते हैं। सुक्रोज किस में पाया जाता है, गन्ने की शर्करा को, ठीक है, गन्ने की शर्करा को क्या कहते हैं, उसको सुक्रोज कहा जाता है। माल्टोज कहा जाता है जो जैसे जौ वगैरह होते हैं तो उससे माल्टोज बनाई जाती है जो शराब बनाने में काम में ली जाती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा हरित क्रांति के मुख्य सफल रही, ठीक है, आपको बताना है हरित क्रांति ग्रीन रिवोल्यूशन जो है मुख्य रूप से कौन सी फसल के लिए सफल रही। पहला ऑप्शन धान के लिए, दूसरा गेहूं के लिए, तीसरा मक्का के लिए, चौथा ऑप्शन है चना के लिए। तो जाहिर सी बात है ये मुख्य रूप से किस फसल के लिए सफल रही, तो गेहूं उत्पादन के लिए सफल रही, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक चीज़ और इसमें हरित क्रांति की बात करें शुरुआत कब हुई थी, तो हरित क्रांति 1965 से लेके 1966 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। और भारत में हरित क्रांति का लाभ जो सर्वाधिक फसल है वो गेहूं पर पड़ा था, ठीक है। हरित क्रांति के जन्मदाता पूछ लेता है कभी कभी, तो हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है, एन.ई. बोरलॉग हैं, ठीक है, एन.ई. बोरलॉग हैं, बोरलॉग, ये विश्व के हरित क्रांति के जनक एन.ई. बोरलॉग हो जाएंगे। अगर भारत के हरित क्रांति के जनक पूछेगा तो एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है, एम.एस. स्वामीनाथन हो जाएंगे, स्वामीनाथन, ये भारत के हरित क्रांति के जनक हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा वर्गीकृत सस्य मौसम, ठीक है, सस्य मौसम और पारिस्थितिकी जोन की संख्या क्रमशः है, ठीक है, आपको बताना है कितने सस्य मौसम है और कितनी पारिस्थितिकी जोन है। पहला ऑप्शन है 8, 131, 131, 8, 15, 131 या 21, 15। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 21 और 15। इसमें सस्य मौसम कितने हैं, 21 हो जाएंगे, ठीक है, और पारिस्थितिकी जोन कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 15 हो जाएंगे, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो हमारा डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 21 सस्य मौसम है और पारिस्थितिकी जोन कितने हैं, 15 हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 पूछ रहा है SRI, ठीक है, इसको श्री के नाम से जाना जाता है, तकनीक का प्रयोग की जाती है धान में, गेहूं में, मक्का में या मूंगफली में, ठीक है। श्री तकनीक जो है किस में प्रयोग में लाई जाती है, कौन सी फसल के लिए प्रयोग में लाई जाती है, आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि धान की खेती के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ और इसमें याद रखेंगे कि जो श्री पद्धति है या श्री तकनीकी है यह धान के पौध उगाने की विधि है, ठीक है। क्या है, धान की पौध उगाने की एक प्रकार की विधि है। इसमें क्या होता है 8 से लेके 11 दिन में, ठीक है, 8 से लेके 11 दिन में पौध तैयार हो जाती है, ठीक है, पौध या नर्सरी तैयार हो जाती है, पौध तैयार हो जाती है 8 से लेके 11 दिन में, यानी कि सबसे कम समय में तैयार होने वाली
विधि है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22 पर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है टीपीएस, ठीक है, तकनीक संबंधित है, इसको बोलते हैं ट्रू पोटैटो सीड, ठीक है। टीपीएस का पूरा नाम क्या होता है? ट्रू पोटैटो सीड, ठीक है। ये पूछ रहा है कि तकनीक किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है टमाटर से, दूसरा है आलू से, तीसरा है गन्ना से, चौथा है इनमें से सभी से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि टीपीएस जो तकनीक है ये आलू से संबंधित है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है मेरे दोस्तों, 100 से लेके 150 ग्राम, ठीक है, 100 से लेके 150 ग्राम इसमें सीड लगता है प्रति हेक्टेयर, ठीक है। कितना सीड लगेगा, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, अधिकतर पूछा जाता है कि ट्रू पोटैटो सीड में कितना सीड की मात्रा लगती है आलू की। 100 से लेकर 150 ग्राम सीड प्रति हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। इससे क्या होता है, अगर इस विधि से हम प्रयोग में ला रहे हैं तो इसमें उत्पादन काफ़ी अधिक मात्रा में होता है, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है भारत में गेहूं का जीन बैंक कहाँ पर स्थित है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में गेहूं का जीन बैंक कहाँ स्थित है? ICAR, नई दिल्ली में, करनाल में, लुधियाना में या कानपुर में, इन चारों में से बताइए कहाँ पर गेहूं का जीन बैंक स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि करनाल हरियाणा के अंदर गेहूं का जीन बैंक स्थित है, ठीक है। उसके अलावा बात कर लेते हैं कानपुर में क्या है। कानपुर में याद रखेंगे भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र है। और मक्का का जीन अगर पूछता, ठीक है, यहाँ नई दिल्ली दिया है, यहाँ पर क्या है, मक्का का जीन, ठीक है, मक्का जिसको मेज बोलते हैं, मक्का का जीन कहाँ स्थित है? वो नई दिल्ली में स्थित है, ये याद रखेंगे। और लुधियाना की बात कर लेते हैं, यहाँ पे लुधियाना भी ऑप्शन दिया है, इसकी भी बात कर लेते हैं। मक्का कीट पतंगों के नियंत्रण के लिए, ठीक है, मक्का कीट पतंगों के नियंत्रण के लिए कहाँ पर निदेशालय है? वो लुधियाना में स्थित है, ये आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है अलैंगिक प्रजनन, ठीक है, संबंधित है, आपको बताना है स्वनिश्चेतित है या परनिश्चेचित है या असंग जनन है या संग जनन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असंग जनन, यानी कि सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस विधि में क्या होता है कि पौधों का प्रोपोगेशन जो होता है जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा किया जाता है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, अर्थात पौधों के वनस्पतिक भागों द्वारा तैयार किया जाता है। इसको क्या कहते हैं? अलैंगिक प्रजनन, ठीक है, जिसको असंग जनन कहते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन संबंधित है किससे? परनिषेचन से, भिन्न काल पक्वता से या स्वनिषेचन से या स्व अनिषेचन उभय लिंगता से, ठीक है। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो स्वपरागण संबंधित किससे है? ये हो जाएगा स्वनिषेचन से, यानी कि सी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है मेस्टाइटिस रोग पशुओं में किसके कारण होता है? ठीक है, आपको बताना मेस्टाइटिस जो रोग होता है ये पशुओं में किसके कारण होता है? जीवाणु और विषाणु द्वारा, विषाणु और कृमि द्वारा, कवक और शुष्क दोहन द्वारा या कृमि द्वारा। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेस्टाइटिस जो रोग होता है ये होता है जीवाणु और विषाणु द्वारा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेन रूप से जो होता है मेस्टाइटिस उसको कहा जीवाणु द्वारा ही होता है, ठीक है। इसमें ऑप्शन में दिया था जीवाणु और विषाणु साथ में दे दिया, तो हम इसको फर्स्ट को ही करेक्ट मानेंगे, ठीक है। तो विषाणु की बात कर लेते हैं। विषाणु से कौन कौन से रोग हो जाते हैं? विषाणु यानी कि वायरस द्वारा चिकन पॉक्स हो गया, खुरपका मुंहपका हो गया, ठीक है। ये जो डिजीज़ है पशुओं में खुरपका मुंहपका और चिकन पॉक्स ये विषाणु द्वारा होती है। कवक द्वारा जानते हैं, कवक द्वारा क्या होगा? खाज होगा, ठीक है। खाज जो होता है कवक द्वारा होता है। कृमि द्वारा कौन सा रोग होगा? पेचिस, ठीक है। पेचिस जो होती है पशुओं में ये कृमियों द्वारा होती है, ये आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है टोडा वंश है पशु का, भेड़ का, भैंस का या बकरी का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि पशु का। टोडा वंश किसका है? पशु का हो जाएगा। अगर यही भैंस का पूछता, भैंस का वंश कौन सा? बोवाइन वंश, ठीक है। क्या हो जाएगा? बोवाइन वंश,
ठीक है, वो वाइन वंश हो जाएगा भैंस का। और इसी प्रकार बकरी की बात कर लेते हैं, तो बकरी की जो होगा वंश ओटाई वंश, इसको क्या कहते हैं, ओटाई वंश। ये भी एग्जामों में पूछ सकता है, ठीक है। ओटाई वंश किसका है, बकरी का है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, नए पैदा हुए बछड़ों को खीस कितने दिन तक पिलानी चाहिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे ही बछड़े का जन्म होता है तो खीस आपको कितने दिन तक बच्चों को पिलाना है, 1 से 2 दिन, 10 दिन तक, 4 दिन तक या 1 दिन तक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 10 दिन तक हमको पिलाना है। और नए पैदा हुए बछड़े को खीस 7 से लेकर 10 दिन तक पिलाना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि दूध की अपेक्षा 5 गुना प्रोटीन अधिक मात्रा में पाई जाती है और 15 से लेकर 17 गुना आयरन की मात्रा इसमें पाई जाती है। और ये क्या काम करता है, बछड़े के जो शारीरिक या प्रतिरोधक क्षमता जो होता है उसको बढ़ाता है, ठीक है, या रोग रोधी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देता है ये। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, मेस्टाइटिस रोग किस अंग से में होता है। ठीक है, मेस्टाइटिस रोग किस अंग में होता है, फेफड़े में, दिल में, थन में या मूत्राशय में। चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि मेस्टाइटिस जो होता है ये थन में होता है। थन की एक बीमारी है जो कि पशुओं में होती है। यह एक प्रकार के जीवाणुओं द्वारा होने वाला रोग है। इसमें क्या होता है, पशुओं के शरीर का तापमान कितना हो जाता है, 106 से लेके 107 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाता है। ठीक है, ये फ़ारेनहाइट रहेगा, सॉरी सेंटीग्रेड नहीं रहेगा। तो 106 से लेकर 107 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका टेम्परेचर हो जाता है। ये थनों का होने वाला रोग है और ये जीवाणु द्वारा होता है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 30 पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, गाय में दुग्ध ज्वर यानी कि मिल्क फीवर रोग किसकी कमी से होता है। ठीक है, नाइट्रोजन की कमी से, कैल्शियम की कमी से, फास्फोरस की कमी से या सोडियम की कमी से। तो गाय में जो मिल्क फीवर डिजीज है, रोग है, ये कैल्शियम की कमी के कारण होता है, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें क्या होता है, पशु का टेम्परेचर जो होता है लो हो जाता है। कभी कभी पूछा जाता है कि पशुओं की कौन सी बीमारी है जिसमें पशु का तापमान लो हो जाता है यानी कि कम हो जाता है, तो ये हो जाएगा मिल्क फीवर। और इसमें क्या होता है, पशु बेचैन रहता है तथा इसके उपचार के लिए क्या करते हैं, कैल्शियम की गोलियां देते हैं। ठीक है, उपचार के लिए कैल्शियम की गोली देते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से चिप्स सोना या चिप्स बनाने के लिए कौन से आलू की प्रजाति योग में लाते हैं। ठीक है, तो चिप्स बनाने के लिए कौन से आलू का प्रजाति प्रयोग में लाते हैं, कुफरी बादशाह, चिप्स सोना 1, कुफरी चंद्रमुखी या कुफरी सिंदूरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि चिप्स सोना 1 या चिप्स सोना 2। ये दोनों प्रजातियां जो होती हैं ये चिप्स बनाने के काम में लाई जाती हैं। और यहाँ पर कुफरी बादशाह, यहाँ पर लिखा हुआ कुफरी बादशाह, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस वैरायटी है। ये सब्जी बनाने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाई जाने वाली वैरायटी है आलू की। और इसमें क्या होता है, अगेती और पछेती जो झुलसा रोग लगता है ये नहीं लगता है। ठीक है, कुफरी बादशाह में, ये आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है, टमाटर का रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, जेंथोमोनास के कारण, एंथोसाइनिन के कारण, लाइकोपीन के कारण या कैरोटीन के कारण। तो टमाटर का जो लाल रंग होता है ये किसके कारण होता है, लाइकोपीन के कारण होता है, यानी कि सी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जेंथियम के कारण, क्या जेंथोमोनास नहीं होगा, ये जेंथोफिल होता है। जेंथोफिल के कारण क्या होता है, पपीते का रंग कैसा होता है, पीला कलर हो जाता है। एंथोसाइनिन के कारण क्या होता है, सेब का लाल रंग। ठीक है, एंथोसाइनिन के कारण सेब का लाल रंग हो जाता है। कैरोटीन के कारण क्या होता है, पपीते का रंग पीला होता है। ठीक है, पपीते का रंग पीला होता है कैरोटीन के कारण। विटामिन ए का अच्छा स्रोत माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है, फूल गोभी में वेबटेल व्याधि किसकी कमी से होती है, मोलिब्डेनम की कमी के कारण, जेडेन की कमी के कारण, बोरान की कमी के कारण या पोटेशियम की कमी के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि मोलिब्डेनम की कमी के कारण फूल गोभी में वेबटेल रोग हो जाता है। ठीक है, और जेडेन की कमी के कारण यहाँ पे
Zn की कमी के कारण क्या होता है, खैरा रोग हो जाता है। ठीक है, खैरा रोग हो जाता है धान में, ये ध्यान रखिए। और बोरान की कमी के कारण क्या होता है, फल जो होते हैं, फल सड़न रोग या फल क्रैकिंग जो होता है, ये इस प्रकार की समस्या पाई जाती है। फल सड़न रोग भी इसको कहा जाता है। ठीक है, बोरान की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है सब्जी पौधशाला में डैम्पिंग ऑफ बीमारी को नियंत्रण किया जा सकता है। किससे नियंत्रण किया जा सकता है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है कि सूर्य की किरणों द्वारा, दूसरा है मृदा से कवकनाशी को मिलाकर, तीसरा है बीज उपचार द्वारा, या इनमें से सभी। तो जाहिर सी बात है, सूर्य की किरणों द्वारा भी उपचार कर सकते हैं, मृदा के कवक को मिलाकर भी कर सकते हैं, बीज यानी कि सीड ट्रीटमेंट द्वारा भी कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि उपयुक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 35 पर। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है एनीमोमीटर से मापते हैं वायु की दिशा, वायु की गति, अपेक्षित आर्द्रता, कुल विकिरण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि वायु की गति। वायु की गति एनीमोमीटर द्वारा मापते हैं। वायु की गति किससे मापते हैं, ठीक है, ये हो गया एनीमोमीटर द्वारा। और हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं, हाइग्रोमीटर से अपेक्षित आर्द्रता मापते हैं। ठीक है, ये हाइग्रोमीटर से अपेक्षित आर्द्रता मापते हैं, ये याद रखेंगे। उसके बाद कुल विकिरण पायरोमीटर से, ठीक है, पायरोमीटर से, पायरोमीटर कुल विकिरण मापते हैं, इससे डी वाला ऑप्शन हो जाएगा तब सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है मृदा उर्वरकता का ह्रास होता है। ठीक है, मृदा उर्वरकता का ह्रास किससे होता है, लगातार फसलों के उगाने से। दूसरा ऑप्शन है उर्वरकों के असंतुलित प्रयोग से। तीसरा है दोषपूर्ण जल निकास से। चौथा ऑप्शन है आवश्यकता से अधिक सिंचाई से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि लगातार फसलों के उगाने से मृदा उर्वरकता का ह्रास हो जाता है। फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फसलों द्वारा उर्वरकों का अधिक से अधिक उपयोग कर लिया जाता है, इसीलिए मृदा उर्वरकता का ह्रास हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 37 पर। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है पायराइड का रासायनिक सूत्र क्या है, FeS, FeS2, MnSCuS। तो पायराइड का सूत्र हो जाएगा यानी कि बी वाला ऑप्शन FeS2। ठीक है, ये पायराइड्स का सूत्र हो गया। MnS ये हो जाएगा मैग्नीज सल्फेट का। ठीक है, किसका हो जाएगा, मैग्नीज सल्फेट का, ये हो जाएगा मैग्नीज सल्फेट का। और उसके बाद कॉपर सल्फेट का हो जाएगा CuS, ये हो जाएगा कॉपर सल्फेट का, कॉपर सल्फेट का, कॉपर सल्फेट का ये सूत्र हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है ग्रेनाइट चट्टान है। किस प्रकार की चट्टान है ग्रेनाइट, ये आपको बताना है। परतदार है, आग्नेय है, रूपांतरित है, या इनमें से कोई नहीं। तो ग्रेनाइट जो है एक प्रकार की आग्नेय चट्टान है, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रूपांतरित चट्टान में संगमरमर आता है। ठीक है, संगमरमर ये रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। और परतदार किसका उदाहरण है, कोयला का। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। परतदार चट्टान कोयला, रूपांतरित चट्टान संगमरमर, और आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट, ये आप याद रखेंगे। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आग्नेय। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 39 पर। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है गंधक आवृत या सल्फर कोटेड यूरिया में नत्रजन होता है। आपको परसेंटेज बताना है, कितना परसेंटेज होता है, 33%, 40%, 21% या 26%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 33% होता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। यूरिया की बात करें, यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। ठीक है, अमोनियम सल्फेट में 20% होता है, ये भी आप याद रखेंगे, अमोनियम सल्फेट का हो गया। और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का अगर पूछेगा तो 26% होता है। ठीक है, ये सभी ऑप्शनों को आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है, 20, 16, 13 या 21। तो पहले के अकॉर्डिंग 16 ही माने जाएंगे, इसमें ऑप्शन में 16 ही है। लेकिन अब अगर पूछा जाएगा तो हो गया है कुल पोषक तत्वों की संख्या कितनी होगी, 17। निकिल एक लास्ट में आया है, अंतिम ये 17वां जो पोषक तत्व है Ne निकिल माना गया है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 41 पर।
क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है रेड डेलिशियस प्रजाति किसकी? सेब की है, अमरूद की है, आम की है या पपीता की है? तो रेड डेलिशियस जो प्रजाति है ये है सेब की, यानी कि पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमरूद की प्रजाति सरदार, ठीक है, काफ़ी फेमस वैरायटी है। अगर सरदार पूछेगा तो अमरूद की हो जाएगी, ठीक है। दशहरी अगर पूछेगा तो आम की हो जाएगी, ठीक है। और पपीता की सूर्या, ठीक है, काफ़ी फेमस वैरायटी है, अधिकतर पूछा जाता है एग्जाम में, सूर्या पपीता की हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 42 पर। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है किसान मित्र एक कर्मचारी है, किसके हैं ये आपको बताना है। केंद्र सरकार का, निगम का, राज्य सरकार का, इनमें से कोई नहीं। तो किसान मित्र एक प्रकार के कर्मचारी होते हैं, ये होते हैं राज्य सरकार के, यानी कि सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 43 पर। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है अंधी गुड़ाई या ब्लाइंडनेस होइंग की संतुप्ति है, यानी किसमें की जाती है ये आपको बताना। गेहूं की फसल में, मक्का की फसल में, मूंगफली की फसल में या गन्ने की फसल में। तो अंधी गुड़ाई आप लोग जानते हैं किसमें की जाती है, गन्ने की फसल में की जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 44 पर। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है मक्के के पौधे में टेसे पहले निकलते हैं, सिल्क पहले निकलती हैं, या इनमें से दोनों साथ साथ निकलते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि मक्के के पौधे में पहले क्या निकलते हैं, टेसे निकलते हैं, ठीक है। टेसे क्या होता है भाई, ये आपको बता दे रहे हैं, यानी कि मक्का के पौधे में सबसे पहले टेसे निकलते हैं। टेसे जो होता है मक्के का नर भाग होता है, क्या होता है, नर भाग होता है टेसे, ठीक है, भाग होता है, नर भाग होता है। मक्का के मादा भाग को क्या कहते हैं, सिल्क कहा जाता है, ठीक है। मक्का के मादा भाग को क्या कहा जाता है, सिल्क कहा जाता है, ये भी आप याद रखेंगे, सिल्क मक्का के मादा भाग को कहा जाता है। और जो बाद में जो क्या होता है टेसे के बाद में निकलता है, पहले टेसे निकलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 45 पर। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है प्रभात एक अल्प अवधि वाली प्रजाति है, मूंग की, उड़द की, अरहर की, चना की, ठीक है। प्रभात जो है एक अल्प अवधि वाली यानी कम समय में पकड़ तैयार होने वाली किस्म है, किसकी, अरहर की, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, अरहर की प्रजाति है प्रभात। मूंग की बात कर लेते हैं, मूंग की फेमस वैरायटी है सम्राट, ठीक है, सम्राट किसकी है, मूंग की हो जाएगी। और उड़द की सबसे फेमस यूपी 19, ठीक है, यूपी 19 ये उड़द की होगी, फेमस वैरायटी है। उसके बाद चना की अवरोजी, पूछता है अवरोजी किसकी प्रजाति है, ये फेमस वैरायटी है चने की, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है मूंगफली की खेती में किस संवर्धन को प्राथमिकता देनी चाहिए, राइजोबियम को, माइकोराइजा को, एजोस्पिरिलम को या फास्फोबैक्टीरिया को। इन चारों में से बताइए मूंगफली की खेती में किसका संवर्धन अधिकतर किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि राइजोबियम। मूंगफली की खेती में राइजोबियम से संवर्धन करेंगे, यानी कि उपचार करेंगे, ठीक है, ये याद रखेंगे आप, क्योंकि राइजोबियम एक प्रकार का जीवाणु कल्चर होता है। इसके मूंगफली के साथ प्रयोग करने से वायुमंडल की जो नाइट्रोजन होती है उसको ज़मीन में स्थिर कर देते हैं, ठीक है। इससे क्या होती है, आगे बोई जाने वाली फसल जो होती है उनको काफ़ी ज़्यादा लाभ पहुंचता है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 47 पर। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है धान के बीज के अंकुरण के लिए अनुकूलतम मुख्य तापमान बिंदु बताना है आपको। 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 18 से लेकर 22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, तीसरा है 37 से लेकर 39 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, चौथा ऑप्शन है 30 से लेकर 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। तो यहाँ पे धान के बीज के अंकुरण के लिए पूछ रहा है, तो धान के बीज के अंकुरण के लिए 20 से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान सबसे अच्छा माना जाता है। अगर यही क्वेश्चन घुमा देता कि गेहूं की बुआई के समय अनुकूलतम तापमान कितना होना चाहिए, तब ऑप्शन हमारा हो जाता है 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से लेके 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, ये गेहूं की बुआई के लिए सबसे अच्छा टेम्परेचर माना जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है गेहूं के साथ मिश्रित खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त होगा, ठीक है, सरसों, ज्वार, कपास या पात गोभी, यानी कि गेहूं के साथ किसका हम मिश्रण करके बुआई कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है गेहूं के साथ सरसों बोया जाता है,
ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें ज्वार के साथ किसको मिक्स करके बोलते हैं, तो अरहर को, ठीक है, अरहर प्लस ज्वार एक साथ में बुआई कर सकते हैं। पात गोभी प्लस आलू, ठीक है, ये दोनों को एक साथ बो सकते हैं। तो इन सबका मिक्स करके बोना, ठीक है, तो मिश्रित खेती कहलाती है हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 49 पर। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहे हैं धान में खैरा रोग की रोकथाम के लिए किसका छिड़काव किया जाता है? बोरेक्स का, कॉपर सल्फेट का, जिंक सल्फेट का या कैल्शियम सल्फेट का? तो धान में अगर खैरा रोग लग गया है तो उसके उपचार के लिए जिंक सल्फेट का हम छिड़काव करते हैं, ठीक है, जेडेन का छिड़काव करते हैं। इसमें क्या होता है, पौधे की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं जो बाद में गिर जाती हैं, सूख कर मतलब गिर जाती हैं, ठीक है। इसकी रोकथाम के लिए क्या करते हैं, जेडेन यानी कि जिंक सल्फेट का छिड़काव किया जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है राष्ट्रीय शर्करा अनुसंधान संस्थान स्थित है, ठीक है, NSI जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में, वाराणसी में, कानपुर में या नई दिल्ली में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि कानपुर में। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है। अगर लखनऊ की बात करते हैं तो लखनऊ में भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है, ठीक है। वाराणसी की पूछेगा तो वाराणसी में क्या है भाई? वाराणसी में हो जाएगा सब्जी अनुसंधान केंद्र, ठीक है। और नई दिल्ली में जानते हैं मक्का जीन बैंक कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। और लखनऊ में, वाराणसी में सब्जी अनुसंधान केंद्र हो गया और कानपुर में हो गया राष्ट्रीय शर्करा संस्थान स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 51 पर। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है मक्का आलू तंबाकू, ठीक है, की शस्य गहनता होगी, आपको बताना कितनी होगी? 200%, 100%, 300% या इनमें से कोई नहीं। तो इससे संबंधित ये क्वेश्चन हर एग्जामों में आते हैं। शस्य गहनता किसी न किसी फसलों को के बारे में पूछ लेता है, जैसे मक्का आलू तंबाकू इसमें पूछा है, तो इसकी शस्य गहनता कितनी होगी? तो इसकी शस्य गहनता हो जाएगी 300%, ठीक है। तो सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है गुलाबी कीट पिंक वॉल वर्म शत्रु है किसका? सरसों का है, कपास का है, भिंडी का है या चने का है? इन चारों में से बताइए किसका है। तो पिंक बॉल वर्म जानते हैं किसका शत्रु है? ये कपास का है, ठीक है, बी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरसों की बात कर लेते हैं, आरा मक्खी, ठीक है, आरा मक्खी अगर पूछता तो ये हो जाता किसका? सरसों की, ठीक है। भिंडी की बात कर लेते हैं तो भिंडी में फल मक्खी, ठीक है, फल मक्खी भिंडी में नुकसान पहुंचाती है। चना के बारे में जानते हैं, चना का शत्रु कौन सा है? रेड बोरर, ठीक है, या इसको घाड़ बोरर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, घाड़ बोरर या रेड बोरर के नाम से भी जाना जाता है। वो चने का शत्रु होता है, ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला चने का होता है घाड़ बोरर। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 53 पर। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है थर्मोफिलिक सूक्ष्म जीवाणु की वृद्धि किस टेम्परेचर पर अधिक होती है? ठीक है, आपको बताना है थर्मोफिलिक सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं उनकी वृद्धि किस टेम्परेचर पर सबसे अधिक होती है? 5 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, 20 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर या 50 से लेकर 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर? जो थर्मोफिलिक जीवाणु होते हैं उनकी वृद्धि अधिकतर होती है 50 से लेकर 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा HTST, ठीक है, यानी कि HTST हाई टेम्परेचर साल्ट टाइम, इसका पूरा नाम क्या होता है? हाई टेम्परेचर साल्ट टाइम। पास्तुरीकरण विधि में कौन सा जीवाणु मारने के लिए सूचक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ठीक है, यानी कि HTST जो विधि है पास्तुरीकरण की, इसमें कौन से जीवाणु को मारने में प्रयोग में लाई जाती है? यस लैक्टिक, यस थर्मोफिलस या बी सबटिलिस या यम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि यम ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि टीबी की जो बीमारी के जीवाणु जो होते हैं उनको मारने में EST विधि प्रयोग में लाई जाती है, हाई टेम्परेचर साल्ट टाइम करके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 55 पर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है मादा मैंगो लीफ हॉपर अपने अंडे कहाँ देती है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, यानी कि मैंगो की क्रॉप में सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाने वाला मैंगो लीफ हॉपर ही होता है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि उसकी जो फीमेल होती है अंडे कहाँ पर देती है। पहला ऑप्शन है पत्ती की ऊपरी सतह पर, दूसरा है पत्ती की निचली सतह पर, तीसरा ऑप्शन है पत्ती के मध्य सिरा के अंदर, चौथा ऑप्शन है पत्ती के किनारे के उत्तकों के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि पत्ती के निचले सतह पर ये अपने अंडे देती है, यानी कि बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है उन्नत बीज, उर्वरक और कीटनाशक दवाएं जैसे आदान उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायत समिति के स्तर पर एजेंसी है। कौन सी एजेंसी ऐसी स्थित है, ये आपको बताना है। नाबार्ड, राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी समिति, बीमा कंपनियां, इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सहकारी समितियां, सी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है सीड प्लॉट तकनीकी अपनाई जाती है कौन सी फसल में, गेहूं में, धान में, आलू में या बाजरा में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीड प्लॉट तकनीकी किस में अपनाई जाती है, आलू में अपनाई जाती है। गेहूं की बात करें, गेहूं में कौन सी विधि अपनाई जाती है, FIRB, ये आप याद रखेंगे, ये विधि किस में अपनाई जाती है, गेहूं में अपनाई जाती है। धान में कौन सी अपनाई जाती है, SRI, ठीक है, SRI विधि ये धान में अपनाई जाती है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान जिसको CSRI कहा जाता है कहाँ पर स्थित है, जोधपुर में, देहरादून में, करनाल में या बिहार में। तो ये केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान है करनाल में स्थित है, यानी कि सी एक ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान बोला जाता है। बात कर लेते हैं देहरादून की। देहरादून में क्या स्थित है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान। ठीक है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो देहरादून में स्थित है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जोधपुर में। ठीक है, जोधपुर में कौन सा अनुसंधान स्थित है, तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। ठीक है, कौन सा, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में स्थित है। ठीक है, और कलकत्ता की बात कर लेते हैं। कलकत्ता में क्या स्थित है, जूट टेक्नोलॉजिस्ट रिसर्च संस्थान। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, कलकत्ता में क्या स्थित है, जूट टेक्नोलॉजिस्ट रिसर्च संस्थान। इन जो भी हम बता रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे जो 2022 का PGT होने वाला है इसमें इंपॉर्टेंट ये बन सकते हैं क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 59 पर। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है चंचल एक किस्म है, किसकी है ये आपको बताना है, टमाटर का, बैगन का, मिर्च का या शिमला मिर्च का। तो चंचल जो एक किस्म है ये मिर्च की किस्म है। ठीक है, सी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। टमाटर की पूछे, रूबी, रूबी किसकी है, टमाटर की है। बैगन की पूसा पर्पिल लौंग। ठीक है, पूसा पर्पिल लौंग। ठीक है, ये हो जाएगी बैगन की। ठीक है, शिमला मिर्च की पूछ लेता है कभी कभी, शिमला मिर्च की बेलीफोर्निया वंडर। ठीक है, कौन सी, बेलीफोर्निया वंडर। ठीक है, वंडर ये किस्म है शिमला मिर्च की। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 60 पर। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है जैव उर्वरक है, जीवाश्म खाद है, सूक्ष्म जीवों का कल्चर है, हरी खाद है या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना बायो फर्टिलाइजर क्या है। ठीक है, तो यह एक प्रकार क्या है, सूक्ष्म जीवों का कल्चर है, यानी कि बी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसके जीवों को शोधित करके बोया जाता है। ठीक है, ये जीव जो होते हैं वातावरण से मुक्त नाइट्रोजन को पौधों की जड़ों में स्थिरीकरण यानी कि इकट्ठा कराने का काम करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 62 पर। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है प्रकाश शोषण किसके द्वारा रुक जाता है। ठीक है, 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल द्वारा या CMU और DCMU द्वारा या अल्फा हाइड्रोक्सी सल्फोनेट्स द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रकाश शोषण रुक जाता है वो किसके कारण रुकता है, यानी कि CMU DCMU, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कह सकते हैं प्रकाश शोषण जो होता है
जिन पौधों में C4 चक्र होता है, जिन पौधों में क्या होता है, C4 चक्र होता है, उनमें प्रकाश अवसन नहीं होता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। जिनमें C4 चक्र होता है उसमें क्या होता है, प्रकाश अवसन एकदम नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 62 पर। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया केवल होती है किसमें होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी होता है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी होती है। ठीक है, ये दोनों एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। क्वेश्चन नंबर 63 कर रहा है किस एमिनो एसिड में सल्फर पाया जाता है, सिस्टीन में, वेलिन में, या आइसोलूसिन में, या इनमें से कोई नहीं। तो जो एमिनो एसिड में सल्फर पाया जाता है वो सिस्टीन में पाया जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एमिनो एसिड में सल्फर पाया जाता है, किस में पाया जाता है, सिस्टीन में पाया जाता है, ये याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 64 पर। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य को रोजाना अपने भोजन में CHO यानी कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन लेना चाहिए 100 से 200 ग्राम, 400 से 500 ग्राम, 700 से लेकर 900 ग्राम, या इनमें से कोई नहीं। तो एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य को रोजाना कितना लेना चाहिए, 400 से लेकर 500 ग्राम CHO लेना चाहिए। ठीक है, अगर ही पूछ लेता कि एक स्वस्थ व्यक्ति को कितनी ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है तो 55 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रोटीन की। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 65 पर। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है पशु मांस एक अच्छा स्रोत है किसका, CHO का, प्रोटीन का, विटामिन का, या हरित लवक का। ठीक है, तो पशु मांस एक अच्छा स्रोत है किसका, प्रोटीन का, तो बी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन की बात करें तो विटामिन जो होता है फलों का अच्छा स्रोत विटामिन होता है। ठीक है, और इसके अलावा बात कर लेते हैं अनाज जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, अनाज किसका स्रोत होते हैं, कार्बोहाइड्रेट का स्रोत होता है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 66 पर। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है विपणन योग्य फसल उपज और वाष्पीकरण में उपयोग हुए जल के अनुपात को क्या कहते हैं, जल उपयोग क्षमता कहते हैं, पूर्ण उपयोग क्षमता कहते हैं, क्षेत्र जल उपयोग क्षमता कहते हैं, या आर्थिक सिंचाई क्षमता कहते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि फर्स्ट वाला जल उपयोग क्षमता कहते हैं। पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल उपयोग क्षमता का सूत्र कभी कभी पूछ लेता है तो क्या होता है, WE बराबर Y/E होता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 42 पर। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है धान की जल भराव की स्थिति में किस खाद को नहीं डालना चाहिए। अगर धान जल भराव की स्थिति में है तो कौन सी खाद उसमें नहीं डालना चाहिए। पहला ऑप्शन है अमोनियम क्लोराइड, दूसरा है यूरिया, तीसरा सोडियम नाइट्रेट, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जाहिर सी बात है जल भराव अगर धान के खेत में है तो उसमें यूरिया नहीं डालना चाहिए, यानी कि बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यूरिया खाद लीचिंग के द्वारा नीचे चली जाती है। ठीक है, और सोडियम नाइट्रेट एक क्षारीय उर्वरक होता है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 68 पर। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है निम्न फसल चक्रों में कौन सा फसल चक्र मृदा पोषण के स्तर को बढ़ाता है, ज्वार प्लस गेहूँ, धान प्लस गेहूँ, बाजरा प्लस गेहूँ, मूंगफली प्लस गेहूँ। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि मूंगफली के साथ धान। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मूंगफली और गेहूँ फसल चक्र मृदा पोषक स्तर को बढ़ाता है, क्योंकि मूंगफली वायुमंडल से नाइट्रोजन को जमीन के अंदर स्थिर करता है, यानी कि इकट्ठा करता है, जिसे गेहूं की बुआई करने से गेहूं उसे नाइट्रोजन का उपयोग कर लेता है। ये इसका लाभकारी कारण है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, इसलिए मूंगफली और गेहूं ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 69 पर। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है बूंद यानी कि ड्रिप सिंचाई किन क्षेत्रों के लिए लाभकारी सिद्ध है। सूखा क्षेत्रों के लिए, नमी क्षेत्रों के लिए, उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों के, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सूखा क्षेत्रों के लिए
ड्रिप इरिगेशन जो है सबसे अच्छा माना गया है। ठीक है, इसमें क्या होता है 50 से लेके 70% तक जल की बचत होती है। ठीक है, ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्रिप इरिगेशन से कितने प्रतिशत तक जल की बचत होती है, तो 50 से लेके 70% तक इसमें जल की बचत होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 70 पर। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी संयुक्त खाद है, यानी कि कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर कौन सी खाद है। ठीक है, ये आपको बताना। पहला ऑप्शन अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, दूसरा कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, तीसरा सिंगल सुपर फास्फेट, चौथा है अमोनियम फास्फेट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि अमोनियम फास्फेट, डी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखें। इसमें क्या होता है 46% जो है इसमें फास्फोरस पाई जाती है। ठीक है, और 20% इसके अंदर नाइट्रोजन पाई जाती है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और इस खाद का प्रयोग अधिकतर क्षारीय भूमि में किया जाता है। किस प्रकार की भूमि में किया जाता है, क्षारीय भूमि में किया जाता है अमोनियम फास्फेट का। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 71 पर। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है किस तत्व की वजह से मृदा का रंग जो है सफ़ेद है। ठीक है, आयरन के कारण, सिलिका के कारण, मैग्नीज ऑक्साइड के कारण, या इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलिका। ठीक है, किस तत्व की वजह से मृदा का रंग सफ़ेद होता है, सिलिका के कारण क्या होता है, सफ़ेद होता है रंग। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। जबकि लौह तत्व की अधिकता से क्या होता है, मृदा का रंग लाल हो जाता है। ठीक है, लौह तत्व की अधिकता के कारण क्या होता है, मृदा का रंग लाल हो जाता है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 72 पर। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है सर्वप्रथम सूक्ष्म जीव किसने देखा। ठीक है, लुईस पास्चर ने, एंटनी वान लियोनहॉक ने, रॉबर्ट कॉच ने, जॉन टिंडल ने। तो सर्वप्रथम सूक्ष्म जीव किसने देखा, एंटनी वॉन लियोनहॉक ने, यानी कि बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है सूक्ष्म जीव जिसको आइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं जो कि अधिकतम तापमान पर जीवित रह सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, मीसोफिल्स कहते हैं, थर्मोफिल्स कहते हैं, फाइक्रोफिल्स कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि फाइक्रोफिल्स कहा जाता है, सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 74 पर। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उपस्थित होता है जीवाणु में, विषाणु में, शैवाल में, इनमें से सभी। तो ये उपस्थित होता है शैवाल में। ठीक है, यानी कि सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं जीवाणु की। जीवाणु के बारे में, तो जीवाणु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ये आप याद रखेंगे कि किसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, जीवाणु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। अब बात कर लेते हैं विषाणु के बारे में। विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। क्या कहते हैं, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसको कहते हैं, विषाणु को कहा जाता है। ये आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 75 पर। क्वेश्चन नंबर 75 जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज विषाणु है, शैवाल विषाणु है, जीवाणु विषाणु है, कवक विषाणु है, या प्रोटोजोआ विषाणु है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि जीवाणु विषाणु है। ठीक है, तो बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। क्वेश्चन नंबर 76 भृंग बीटल किस गण में आते हैं। ठीक है, डिप्टेरा में, कोलियोप्टेरा में, लेपिडोप्टेरा में, या आइसोप्टेरा में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि कोलियोप्टेरा में। भृंग बीटल किस में आते हैं, ये आते हैं कोलियोप्टेरा में। ठीक है, बी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिप्टेरा की बात कर लेते हैं। डिप्टेरा में क्या आते हैं, घरेलू मक्खी। ठीक है, घरेलू मक्खी, घरेलू मक्खी के साथ साथ इसके साथ मच्छर। ठीक है, मच्छर ये आते हैं, घरेलू मक्खी और मच्छर डिप्टेरा गण में आ जाते हैं। और भृंग आपका आ गया कोलियोप्टेरा में। उसके बाद आइसोप्टेरा में, आइसोप्टेरा में क्या आते हैं, दीमक आता है। ठीक है, दीमक किस में आते हैं, ये आ जाते हैं आइसोप्टेरा में। ठीक है, मोथ लेपिडोप्टेरा में आते हैं। मोथ एक कीट होता है, ये आइसोप्टेरा में आता है, लेपिडोप्टेरा पे आता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और इसके साथ साथ वाटरफ्लाई। ठीक है, इसके साथ वाटरफ्लाई और मोथ ये आ जाएंगे लेपिडोप्टेरा में। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 77 पर।
क्वेश्चन नंबर 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कीटों का वर्गीकरण एवं नामांकन किस नियम एवं शाखा के अंतर्गत आता है। ठीक है, आकार की, शरीर की, वर्ग की या परिस्थिति की। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि वर्ग की, सी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछता शारीरिक क्रिया विज्ञान अध्ययन तो शरीर की में करते हैं। ठीक है, तो परिस्थितिकी में कीटों के परिस्थितिकी का अध्ययन किया जाता है। ये सभी बातें याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 78 पर। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है किस कीट में चुभाने व चूसने वाले मुख पाए जाते हैं। ठीक है, हेमियोप्टेरा, आर्थोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा या आइसोप्टेरा। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसके जो कीट है उसके चुभाने और चूसने दोनों वाले मुखांग पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाते हैं हेमियोप्टेरा। हेमियोप्टेरा गण में जो भी आते हैं वो चुभाने और चूसने वाले मुख पाए जाते हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं आर्थोप्टेरा। आर्थोप्टेरा जो है इसमें किस प्रकार के मुखांग होते हैं, यानी कि चबाने व चुभोने वाले। ठीक है, चबाने वाले प्लस चुभोने वाले, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं लेपिडोप्टेरा। लेपिडोप्टेरा में आते हैं चबाने व चुभोने वाले। ठीक है, इसमें भी चबाने व चुभाने वाले ये आते हैं, ये भी याद रखेंगे। यानी कि आर्थोप्टेरा और लेपिडोप्टेरा सेम रहेगा। उसके बाद बात करते हैं आइसोप्टेरा। आइसोप्टेरा में क्या होते हैं, चबाने और चुभोने वाले होते हैं। ठीक है, चबाने व चुभोने वाले, इसके भी यही करेक्टर सेम है। ठीक है, तीनों के एक जैसे रहेंगे। हेमियोप्टेरा के चुभाने व चूसने वाले रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 79 पर। आलू में शलभ कीट की क्षति अवस्था है। ठीक है, आपको बताना है आलू के शलभ कीट की क्षति अवस्था है सूंडी, लार्वा, वयस्क, कृमिकोष, इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि लार्वा, सूंडी। फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कौन सा रसायन विपरीत लिंग के कीटों को आकर्षित करता है। ठीक है, आपको बताना है कौन सा ऐसा रसायन है जो विपरीत लिंग के कीट को आकर्षित करता है। फेरोमोन्स, हार्मोन्स, एलोमोन्स या केरोमोन्स। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि फेरोमोन्स, ए वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 81 पर। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है धान और गेहूं में कितने कितने पुंकेसर पाए जाते हैं। 3 3, 6 6, 3 6 या 6 3। तो इसमें पहले पूछ रहा, पहले बताना है धान का, फिर बताना है गेहूं का। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 6 और 3, डी वाला एकदम करेक्ट। यानी कि धान में 6 पुंकेसर पाए जाते हैं और गेहूं में 3 पुंकेसर पाए जाते हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और धान के अंदर प्रोटीन की मात्रा अगर बात करें तो धान के अंदर प्रोटीन की मात्रा 6 से लेकर 7% तक पाई जाती है। वसा की बात करें तो वसा धान के अंदर 2 से लेकर 2.5% पाई जाती है। इसका वैज्ञानिक नाम होता है ओराइजा सेटाइवा। इन सब बातों को भी याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 82 पर। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है पराग कोष यानी कि एंथर कितने पराग पुटों में बटा होता है। ठीक है, 1 2 3 या 4। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 2। कौन कौन से उसको भी देख लेते हैं। पहला रहेगा, पहले को क्या कहते हैं, पराग कण। ठीक है, पहला क्या होता है, परागकरण। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा हो जाएगा आपका फिलामेंट्स। ठीक है, दूसरा क्या होगा, फिलामेंट्स। ये आप याद रखेंगे। पहला हो गया परागकरण, दूसरा हो गया फिलामेंट्स। ये 2 भागों में बटा होता है। ये दोनों मिलकर क्या होता है, स्टेमेन का निर्माण करते हैं। दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, स्टेमेन का निर्माण करते हैं। ये भी आप याद रखेंगे, स्टेमेन का निर्माण करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 83 पर। क्वेश्चन नंबर 83 करा म्यूटेशन रिसर्च पुस्तक किसने लिखी है। मूलर ने, ऑर्बेक ने, स्टेडलर ने या निल्सन इनले ने। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निल्सन इनले ने, यानी कि इनके द्वारा लिखी गई थी म्यूटेशन रिसर्च। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 84 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है सामान्यतः धान्य फसलों में किसकी कमी पाई जाती है, लाइसिन की, मैथियोनिन की या ट्रिप्टोफैन की या प्रोटीन की। तो धान्य वाली फसलें जो होती हैं इसमें मैथियोनिन की कमी पाई जाती है, यानी कि बी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देख लेते हैं इसके बारे में। यानी कि धान के अंदर अगर बात करें तो 6 से 7% इसमें
क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है, और 2 से लेकर 3% तक वसा पाई जाती है, ये भी याद रखेंगे। अगर कार्बोहाइड्रेट की परसेंटेज मात्रा पूछ रहा है तो 65 से लेके 70% तक धान के अंदर कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 85 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है नीले रंग का टैग किसके लिए निर्गत होता है। ठीक है, आपको बताना है नीले रंग का टैग जो होता है किसके लिए निर्गत होता है, आधारीय बीज के लिए, पंजीकृत बीज के लिए, प्रमाणित बीज के लिए, या केंद्रक बीज के लिए। तो ये होता है प्रमाणित बीज के लिए, यानी कि सी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आधारीय बीज की बात करें तो आधारीय बीज के लिए होता है सफ़ेद। ठीक है, आधारीय बीज के लिए होता है सफ़ेद। पंजीकृत बीज के लिए होता है पर्पिल। ठीक है, पंजीकृत बीज के लिए कैसा होता है, पर्पिल होता है, ये भी आप याद रखेंगे। और केंद्रक बीज के लिए, जिसको नाभिकीय बीज कहा जाता है, तो इसका जो टैग होता है वो होता है पीला कलर। ठीक है, ये आप याद, प्रमाणित बीज के लिए हो गया नीला रंग, ये चारों के बारे में आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है पेनिसिलिन प्रभाव डालता है कोशिका भित्ति पर, कोशिका झिल्ली पर, आरएनए पर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि पेनिसिलिन जो प्रभाव डालता है कोशिका भित्ति पर प्रभाव डालता है, यानी कि ए वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है सिनोटिक कवक तंतु पाया जाता है एस्कोमाइकोटिना में, ड्यूटेरोमाइकोटिना में, मेस्टिकोमाइकोटिना में, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आपको बताना है सिनोसिटिक कवक तंतु पाया जाता है, किस में पाया जाता है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि मेस्टिकोमाइकोटिना में पाया जाता है, यानी कि सी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पर। क्वेश्चन नंबर 88 कर रहा है कौन सा रोग कारक एक चक्रीय होता है। ठीक है, पक्सीनिया है, आस्टिलेगो है, फाइटोप्थोरा है, या अल्टेनेरिया है। तो कौन सा रोग एक कारक एक चक्रीय होता है, तो ये हो जाएगा पक्सीनिया, यानी कि ए वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बात करें अल्टेनेरिया की, अल्टेनेरिया यहाँ पे लिखा है, ये किस में लगता है, आलू में लगता है, आलू में और सरसों में। ठीक है, दोनों में लगता है, आलू और सरसों में अल्टेनेरिया लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 साइट्रस ट्रिस्टेजा विषाणु किसके द्वारा फैलता है, माहू द्वारा, फुदका द्वारा, थ्रिप्स द्वारा, या सूत्रकृमि द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिट्रेजा वायरस माहू द्वारा फैलता है, यानी कि ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें भिंडी का पीला रोग किसके द्वारा फैलता है, तो भिंडी का पीला रोग जो होता है वो फुदका द्वारा फैलता है। ठीक है, और गेहूं का ईयर कोकिल जो होता है ये सूत्रकृमि द्वारा फैलता है। ठीक है, ये याद रखेंगे, गेहूं का ईयर कोकिल सूत्रकृमि द्वारा, और भिंडी का पीला पत्ती रोग ये हो जाएगा फुदका द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 पर। क्वेश्चन नंबर 90 करा भैंस में औसतन गर्भकाल कितने दिनों का होता है, 310 दिन, 345 दिन, 400 दिन, 210 दिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 310 दिन, यानी कि 307 से लेकर 310 दिन के बीच में होता है। उसके बाद अलावा बात कर लेते हैं 280 दिन जो होता है ये हो जाएगा गाय का, भेड़ का 150 दिन, बकरी का 150 दिन, बकरी का भी 150 दिन, ये याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 91 पर। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है दुग्धशाला में दुग्ध उत्पादन का लेख प्रमाण मुख्यतः किसके लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन है दूध की शीघ्र बिक्री के लिए, दूसरा ऑप्शन है दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए, तीसरा ऑप्शन है अच्छे उत्पादक के चयन के लिए, चौथा ऑप्शन है दुग्ध गुणवत्ता के सुनिश्चित करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों, यानी कि थर्ड वाला, अच्छे उत्पादक के चयन के लिए। ठीक है, सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 92। क्वेश्चन नंबर 92 एक ही जाति के दो भिन्न नस्लों वाले के मिलान से उत्पन्न प्रजाति जानी जाती है, क्रॉस ब्रीडिंग के रूप में, मिक्स ब्रीडिंग के रूप में, एक्सोटिक ब्रीडिंग के रूप में, या प्योर ब्रीडिंग के रूप में। ठीक है, आपको बताना है, चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि क्रॉस ब्रीड के रूप में इसे जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है।
चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है भारत में फल और सब्जी की तुड़ाई के बाद 36% है कुल उत्पादन का। ठीक है, यानी कि भारत में अधिकतर एकाएक सब्जी मार्केट में आने पे, फल आने पे ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, उसको प्रिजर्वेशन नहीं कर पाते हैं। तो इसके कितने प्रतिशत ऐसे हैं जो फल और सब्जी खराब हो जाते हैं? पहला ऑप्शन है 25 से 30%, दूसरा है 40 से 45, तीसरा ऑप्शन है 15 से 20, चौथा ऑप्शन है 50 से 55%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 25 से लेकर 30% तक फल और सब्जियां खराब हो जाती हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पर। क्वेश्चन नंबर 94 का निम्नलिखित में से कौन सा पौधा एनाकार्डियेसी परिवार का है? संतरा, पपीता, काजू, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काजू। काजू प्लस आम, ये दोनों जो होते हैं एनाकार्डियेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो सी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 95 पे। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है सिरके में कितने प्रतिशत एसिटिक अम्ल होता है? 10%, 5%, 20% या 15%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 5%। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 96 पे। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है वायुमंडल आवश्यक है या एटमॉस्फेयर आवश्यक है बादल निर्माण के लिए, वायु के लिए, मौसम परिदृश्य के लिए या इनमें से सभी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि इनमें से सभी, डी वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 97 पे। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है जल उपयोग क्षमता सर्वाधिक होती है बाढ़ सिंचाई में, छिड़काव सिंचाई में, बॉर्डर सिंचाई में या बूंद-बूंद सिंचाई में? ठीक है, पूछ रहा है जल उपयोग क्षमता सर्वाधिक किसमें होती है? बूंद-बूंद सिंचाई में। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है 50 से लेके 70% जल की बचत होती है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 98 पे। 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अनिषेक फलन जिसको पार्थेनोकार्पी कहा जाता है पाया जाता है कौन से फल में पाया जाता है? पार्थेनोकार्पी जिसमें सीड नहीं पाए जाते हैं, सीडलेस होता है, उसको पार्थेनोकार्पी बोला जाता है। आम में, कटहल में, आड़ू में या केला में? ठीक है, तो ये होगा इसका सही आंसर हो जाएगा केला में, यानी कि पार्थेनोकार्पी अनिषेक फलन वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी इसमें पाई जाती है। ठीक है, केले का बॉटनिकल नेम होता है म्यूसा पैराडिसिएका, इसकी फैमिली होती है म्यूजेसी, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 99 पे। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है पायराइड मुख्य रूप से पाया जाता है महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में या बिहार में? तो पायराइड सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है राजस्थान में। ये क्या करता है, जो क्षारीय भूमि होती हैं उनको सुधारने का काम करता है। ठीक है, पायराइड्स कभी कभी पूछ लेता है पायराइड्स कौन सी भूमि को सुधार के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं? तो क्षारीय भूमि को सुधारने के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। सर्वाधिक मात्रा में राजस्थान में इसकी पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 100 पर। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक तो नहीं परंतु कुछ पौधों के लिए उपयोगी है? कॉपर है, सोडियम है, बोरान है, आयोडीन है। ठीक है, इन चारों में से बताइए कौन सा ऐसा है जो तत्व आवश्यक तो नहीं है परंतु कुछ पौधों के लिए आवश्यक होता है? तो ये हो जाएगा सोडियम, यानी कि बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 पर। क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है WP संक्षिप्त रूप है जलीय लेई का, वेटेबल लेई का, वेटेबल चूर्ण का या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, WP यानी कि इसका पूरा नाम होता है वेटेबल पाउडर। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या होता है? वेटेबल पाउडर होता है, यानी कि सी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102 पर। क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है माइट्स को नियंत्रण करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? कीटनाशक का, अकेरिसाइड्स का, सूत्रकृमिनाशक का या फफूंदनाशक का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि अकेरिसाइड्स का, बी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और टिड्डी जानते हैं कीटनाशक। ठीक है, टिड्डी कीटनाशक हो गया। ठीक है, कवक यहाँ पर लिखा है फफूंदनाशक। कवक जो होते हैं ये फफूंदनाशक के रूप में प्रयोग हो गया। नेमोहोड सूत्रकृमि, नेमोहोड ये हो गया सूत्रकृमिनाशक है नेमोहोड। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103 पर। क्वेश्चन नंबर 103 कह रहा है लौह एक महत्वपूर्ण अवयव है साइटोक्रोम्स का, फेरिडोमेक्सिन का, सीरोहेम का या इनमें से सभी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि इनमें से सभी। ठीक है, तो जैसे साइटोक्रोम की बात करें तो ये लौह चूर्ण है,
ठीक है, और सीरोहेम ये भी लौह चूर्ण है, और सीटोक्रोम ये भी लौह चूर्ण है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 104 पर। क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा है असंतृप्त वसा युक्त अम्ल कौन सा है? ठीक है, लिनोलेइक अम्ल है, ओलेइक अम्ल है, या सिस्टेरिक अम्ल है, या अराकिडोनिक अम्ल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि थर्ड वाला सिस्टेरिक अम्ल है, यानी कि सी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिनोलिक की बात करें, ये असंतृप्त वसा है। ठीक है, असंतृप्त वसा है। इसकी बात कर लेते हैं, ये भी असंतृप्त वसा है। ठीक है, उसके बाद ये भी जो है असंतृप्त वसा है। इसमें से संतृप्त वसा है सिस्टेरिक अम्ल। ठीक है, यानी कि सी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 105 पर। क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है मध्यकालीन भंडारण कितने समय के लिए किया जा सकता है? 100 वर्ष, 10 से 15 वर्ष, 3 से 5 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो मध्यकालीन भंडारण पूछ रहा है तो 10 से 15 वर्ष ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी। अगर अल्पकालीन पूछता, ठीक है, यदि अल्पकालीन पूछता तो हो जाता 1 से 3 वर्ष। ठीक है, अगर यही पूछता दीर्घकालीन, ठीक है, दीर्घकालीन, तो हो जाएगा 15 वर्ष से अधिक। ठीक है, 15 वर्ष से अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पे मध्यकालीन भंडारण पूछा है तो 10 से 15 वर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 नंबर कह रहा है चुकंदर यानी कि शुगर बीट्स का निमोटोड्स होता है हेट्रोडेरा सेक्टाई, हेट्रोडेरा एवेनी, हेट्रोडेरा काजनी, हेट्रोडेरा जेई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेट्रोडेरा सेक्टाई। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन एक्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एवेनी की बात करें तो ये हो जाएगा जौ का। ठीक है, ये जौ का नेमाटोड्स हो गया। और काजनी की बात करें तो ये हो गया अरहर का। ठीक है, अरहर का हो जाएगा। और उसके बाद बात करें सेक्टाई की, सेक्टाई आपका हो गया। और इन सब चीज़ों को जेई मतलब जौ का होता है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 107 पर। क्वेश्चन नंबर 107 कह रहा है आलू के हरेपन से होता है पोषक गुणवत्ता में कमी वृद्धि होती है, पोषक गुणवत्ता में कमी होती है, रोग प्रतिरोधकता में वृद्धि होती है, रोग प्रतिरोधकता में कमी आती है। तो ये जो आलू का हरापन होता है ये सोलेनिन के कारण होता है, यानी कि सूर्य के प्रकाश उस पर लगने के कारण वो हरा हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि पोषक तत्वों की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। बी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108 पर। क्वेश्चन नंबर 108 कह रहा है अमेरिकन कपास की बीज दर है 12 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो यहाँ पे 30 रहेगा, सी वाला ऑप्शन 30 रहेगा। ठीक है, 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सेकंड वाला 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 109 पर। क्वेश्चन नंबर 109 कह रहा है रत्ना एक प्रजाति है गेहूं की, धान की, जौ की या मक्का की। ठीक है, रत्ना एक प्रजाति किसकी? धान की है। तो बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं जौ की। जौ की डोलमा काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक है, डोलमा पूछ लेता किसकी वैरायटी है, जौ की हो गया। ठीक है, मक्का की कंचन पूछ लेता है। ठीक है, कंचन किसकी वैरायटी है? मक्का की है। ठीक है, और यूपी 365 ये गेहूं की प्रजाति हो गई। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110 पर। क्वेश्चन नंबर 110 कह रहा है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत विकास की आधारभूत इकाई है जनपद, ग्राम, परिवार, सामुदायिक विकास खंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि परिवार। सी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111 पर। क्वेश्चन नंबर 111 कह रहा है वानस्पतिक रूप से अनानास का फल है पोम है, बेरी है, ब्लूस्टा है या सेरोसिस है। तो इसका फल क्या कहलाता है भाई? सोरोसिस कहलाता है, यानी कि डी वाला एकदम करेक्ट आंसर है। पोम की बात करें सेब, इसमें सेब आ जाएगा। ठीक है, ब्लूस्टा की बात करें तो अनार आ जाएगा। ठीक है, बेरी की बात करें तो बेर आ जाएगा। ठीक है, बेल आ जाएगा। और सेरोसिस की बात करें अनार आ जाएगा ना, इसमें एक करेक्ट हो जाएगा ये अनानास। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 112 पर। क्वेश्चन नंबर 112 कह रहा है धान की आधारीय बीज यानी कि फाउंडेशन सीड के लिए पृथक्करण दूरी रखते हैं, आइसोलेशन
दूरी कितनी रखते हैं, 30 मीटर, 50 मीटर, 35 मीटर या 3 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 3 मीटर, डी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यही पूछता कि टमाटर की, तो टमाटर में हो जाता, टमाटर में रखते हैं 50 मीटर, ये हो गया टमाटर का। ठीक है, ये हो गया टमाटर का 50 मीटर। ठीक है, फूल गोभी की बात करते हैं तो फूल गोभी में 1000 मीटर दूरी रखते हैं आइसोलेशन। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 113 पर। क्वेश्चन नंबर 113 कह रहा है पपीता की गायनोडायोसिस प्रजाति से उत्पन्न होते हैं केवल नर पौधे, केवल मादा पौधे, मादा और उभयलिंगी पौधे, नर और उभयलिंगी पौधे। तो इससे क्या उत्पन्न होते हैं, केवल मादा और उभयलिंगी पौधे, यानी कि सी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और डायोसियस की बात करें, इसमें नर और मादा फूल उत्पन्न होंगे। ठीक है, डायोसियस में, इसको कहते हैं डायोसियस। डायोसियस में क्या होते हैं, नर और मादा उभयलिंगी। और मोनोसियस की बात करें तो मोनोसियस में नर तथा मादा फूल उत्पन्न होते हैं। ठीक है, नर प्लस मादा फूल उत्पन्न होंगे किसमें, ये मोनोसियस में, मोनोसियस में, ये आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114 पर। क्वेश्चन नंबर 114 कह रहा है फाइलोडी रोग का वाहक है, थ्रिप्स है, जेसिड है, सफ़ेद मक्खी है या माइट्स है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि जेसिड, बी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और लीफ कर्ल डिजीज ऑफ चिली, ये होता है सफ़ेद मक्खी द्वारा। और खैरा रोग जानते हैं जेडन की कमी के कारण होता है। ठीक है, ये सब बातें भी याद रखेंगे। 105 चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115 पर। क्वेश्चन नंबर 115 कह रहा है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग निर्धारित करता है फुटकर मूल्य, समर्थन मूल्य, थोक मूल्य या इनमें से कोई नहीं। तो कृषि लागत मूल्य आयोग निर्धारित करता है समर्थन मूल्य, यानी कि बी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। हम पीजीटी की जितने भी सॉल्व को पेपर हैं उसको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, और उससे संबंधित और भी वीडियो लेके आएंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116। नीलम एक प्रजाति है पपीता की, आम की, अंगूर की या सेब की। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीलम एक आम की प्रजाति, यानी कि बी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117 पर। क्वेश्चन नंबर 117 कह रहा है जूट की खेती वाले क्षेत्रों में उसकी जगह सामान्यतः वैकल्पिक फसल है गन्ना, गेहूँ, कपास, धान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि धान। ठीक है, धान क्यों, क्योंकि जूट की खेती ऐसे भागों में की जाती है जहाँ पर पानी भरा रहता है, इसलिए वहाँ ऐसे स्थानों पर धान की भी खेती कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 118 पर। क्वेश्चन नंबर 118 कह रहा है मूंगफली की फसलों में जब खूंटियाँ मिट्टी से वृद्धि करती हैं तो वे बनती हैं जड़ें, तने, कंद या फलियाँ। तो क्या बनती हैं, फलियाँ बनती हैं, यानी कि डी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शकरकंद से क्या बनती हैं, शकरकंद, इससे जड़ें बनेंगी। ठीक है, आलू से क्या बनेगा, आलू से तना बनेगा। और कंद, कंद के बारे में जानते ही हैं, राइजोम, अरवी। ठीक है, ये सब कंद होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 119 पर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है निम्नलिखित में से किसको आग में सुखाया जाता है, चबाने का तंबाकू, चुरुट तंबाकू, बीड़ी का तंबाकू या हुक्के का तंबाकू। तो आग में सुखाया जाता है किसको, चबाने का तंबाकू, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120 पर। क्वेश्चन नंबर 120 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी दो फसलें भारत में दलहन उत्पादन का 75% भाग उपलब्ध कराती हैं, चना और मूंग, चना अरहर, मूंग और मसूर, अरहर और मूंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि चना और अरहर 75% भाग पर उपलब्ध कराती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 121 पर। क्वेश्चन नंबर 121 क्वेश्चन नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछ रहा है। ठीक है, एक तरफ फसल दिया हुआ है, एक तरफ बीज दर किलोग्राम में दिया है। धान का बीज दर कितना लगता है, धान का बीज दर 30 से 40 किलोग्राम लगता है, ये एकदम सही है। बाजरे का बीज दर 3 से 4 किलोग्राम, ये भी सही है। सूरजमुखी का बीज दर 80 से 100 किलोग्राम, ये भी सही है। ठीक है, उसके बाद सूरजमुखी का बीज
30 से 40 किलोग्राम, ये एकदम गलत है। सूरजमुखी का बीज दर कितना लगता है? 10 से लेके 12 किलोग्राम लगता है, ठीक है, 10 से लेके 12 किलोग्राम लगता है। ये हो जाएगा धान का, ठीक है, 30 से 40 किलोग्राम धान का लगता है, ये आप याद रखेंगे। सूरजमुखी का बीज दर 10 से 12 किलोग्राम। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 122 पर। बहुत ही आसान, बहुत ही ईजी क्वेश्चन। धान के खेत में कौन सी गैस निकलती है? CH4, NH3, H2S, CO2। तो धान के खेत में जानते ही हैं CH4 यानी कि मीथेन निकलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 123 पर। क्वेश्चन नंबर 123 कह रहा है पौधों के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व। यहाँ पे सूक्ष्म पोषक तत्व पूछ रहा है कौन सा है? सल्फर है, मैग्नीशियम है, कार्बन है या बोरान है? तो यहाँ पे सूक्ष्म पोषक तत्व हो जाएगा बोरान, ठीक है, डी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सल्फर है सेकेंडरी पोषक तत्व में आएगा, ठीक है, कार्बन जो है ये प्राथमिक पोषक तत्व में आएगा, और मैग्नीशियम है ये भी सेकेंडरी पोषक तत्व में आएगा। तो बोरान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 124 पर। क्वेश्चन नंबर 124 कह रहा है पोटेशियम क्लोराइड में पोटाश की मात्रा पाई जाती है 48%, 60%, 18% या 44%। तो पोटेशियम क्लोराइड में पोटाश की मात्रा 60% पाई जाती है, यानी कि बी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन रहेगा 125 नंबर, ठीक है। पीजीटी में 125 क्वेश्चन आते हैं, 125 क्वेश्चन आपको करने रहते हैं। अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने के लिए हमारी वीडियो को ज़रूर से ज़रूर पढ़ें, जिससे आपका पीजीटी में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकें, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको संकेलित करना है, यानी कि मिलाप वाला है। क्वेश्चन नंबर 125 कह रहे हैं निम्नलिखित में से संकेलित नहीं है। इसमें से 3 संकेलित रहेंगे, 3 यानी कि सही करेक्ट आंसर रहेंगे, और इसमें से 1 का गलत आंसर। एक तरफ लिखा फसल, दूसरी तरफ प्रजाति। गेहूं की प्रजाति 306 ये एकदम सही है। जौ की प्रजाति ज्योति एकदम सही है। ज्वार की प्रजाति PHB 10 ये एकदम गलत है, यानी कि सी वाला एकदम गलत है, और डी वाला यानी कि ये भी सही है। बाजरा की प्रजाति HB 5 ये यानी कि ये इसकी प्रजाति है बाजरा की, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सी वाला ज्वार की PHB 10 जो है ये प्रजाति नहीं है, ठीक है। आज का हमारा क्वेश्चन जो 125 क्वेश्चन था पीजीटी 2010 के क्वेश्चन थे, ठीक है। इसमें इसकी परीक्षा जो है आपकी करवाई गई थी 2010 में, तो इसके 125 क्वेश्चन इस प्रकार के आए हुए थे। इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी 2022 की पीजीटी की तैयारी करेंगे। आप लोग हमारे वीडियो देखते रहिए, अधिकतर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सभी लोगों को धन्यवाद।